ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। ये कैंपेन की इमेज आपने लास्ट 4-5 दिनों में खूब देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए। तो आज के जियोपॉलिटिक्स के वीडियो में हम यही कैंपेन को समझेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे दोनों ही नेशंस के, इजराइल और पैलेस्टाइन के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ है अब तक। तो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया इसराइल पर। इसराइल इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था इसराइल के ऊपर ये, जिसमें सिविलियंस की डेथ काफ़ी ज़्यादा हुई इसराइल के, और कई सारे ब्रूटल क्राइम हुए अगेंस्ट किड्स एंड वुमेन। साथ ही में 200 से ज़्यादा इजरायली सिटीजन्स को हमास ने हॉस्टेज ले लिया। और जैसा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस था स्टार्टिंग से, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है कि वो दिन जो हुआ वो एक्ट ऑफ टेररिज्म था और कुछ नहीं। वही मेरा भी कहना है कि उस दिन जो हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था इसराइल के ऊपर ऑन अक्टूबर 7। लेटर इसराइल ने ऑफेंस स्टार्ट किया गाज़ा को कंट्रोल में लेकर, सिस्टमेटिकली हमास को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ गाज़ा स्ट्रिप पर, जिसके बाद इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि खान यूनिस ये सब फॉल करना स्टार्ट की। और जो स्ट्राइक से डर कर लोग यहाँ से गाज़ा स्ट्रिप के साउथ में यानी कि राफा में जाने लगे। जैसा आप मैप में देखते हैं, ये है राफा का एरिया। राफा एक साइड मेडिटेरेनियन सी से सराउंड है, उसके साउथ साइड में इजिप्शियन बॉर्डर आता है और उसके एक साइड में इसराइल का बॉर्डर है, और एक तरफ उसकी ओपनिंग होती है गाज़ा में ही, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। और जो भी गाज़ा के नॉर्मल सिटीजन्स थे जो कि हमास के मेंबर नहीं थे, वो लोग जाके यहाँ पे रेफ्यूजी एज ए रहने लगे और कई सारे अपने टेंट्स बना लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल टेंट सिटी टाइप बन गया है राफा में। राफा को यूएसए, ईयू, यूएन और पूरे वर्ल्ड ने एक रेड लाइन की तरह मान लिया था कि इसराइल कुछ भी कर लेगा लेकिन बॉम्बिंग राफा में नहीं करेगा। एज की ऑलरेडी जो डेथ टोल है वो इसराइल के साइड से 1500 प्लस है, और जो हमास और या फिर आप कह सकते हैं गाज़ा के साइड से वो 37,000 तक क्रॉस कर गया है। और अगर इसराइल ने राफा पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी तो ये जो डेथ टोल है 37,000 से डबल भी हो सकता है। इसीलिए सारे वर्ल्ड के नेशन और वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन इस बात से काफ़ी ज़्यादा कन्विंस थे कि कभी भी राफा की बॉम्बिंग नहीं करेगा इसराइल, एस कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इसराइल के ऊपर। लेकिन अभी 27 मई को इसराइल ने राफा की बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहले ही स्ट्राइक की एरियल बॉम्बिंग में 45 सिविलियंस निपट गए। मतलब आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है उस एरिया की कि एक स्ट्राइक में ही 45 सिविलियंस मारे गए गाज़ा के। इसके बाद सारे ही वर्ल्ड के लीडर्स ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसराइल के इस एक्ट को, चाहे वो फ्रांस के लीडर हो, जर्मन या फिर ऋषि सुनक हो यूके के लीडर, और इंडिया ने भी अपने कॉन्डोलेंसेस दिए उन लोग की जिनकी डेथ हुई वहाँ पे। प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया इसराइल के ऊपर कि इसराइल के पीएम को खुद आके बोलना पड़ा कि उनसे मिस्टेक हो गई ये बॉम्बिंग करते हुए। पर इसराइल के पीएम ने ये नहीं बोला कि वो राफा की बॉम्बिंग बंद कर देंगे, उन्होंने बस यही बोला कि उन्हें बहुत दुख है इसके सिविलियन डेथ्स की। इसीलिए हैशटैग ऑल आइज़ ऑन राफा ट्रेंड कर रहा है पूरे वर्ल्ड के सोशल मीडिया पे इतने दिनों से। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल आज क्या कर रहा है राफा में। इसके काउंटर में इसराइल ने अपनी तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पर इसराइल कुछ खास उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये इसराइल के साइड से ट्वीट की गई थी, जिसमें आपने देख सकते हैं कि लिखा है कि वेयर वर योर आइज़ ऑन अक्टूबर 7, यानी कि जब अक्टूबर 7 में इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था तब आपकी आंखें कहाँ थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसराइल का नैरेटिव फेल हो गया। इसका वजह यह है कि जो राफा वाला नैरेटिव था उसको 44 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और शेयर्स मिले हैं, बट इसके कंपैरिजन में इसराइल के नैरेटिव को कुछ खास अट्रैक्शन मिला नहीं है पूरे वर्ल्ड के मीडिया से और लोगों से। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल ग्राउंड्स पे इसराइल जो है इस टाइम पे हमास से बैकफुट पे चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसराइल डिजिटल ग्राउंड पे ये वॉर हार रहा है हमास से। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नैरेटिव की वॉर इसराइल हार रहा है हमास से। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए ने फिर से ये बात दिखा दी और साबित भी कर दी कि द साइनोनियम ऑफ हिपोक्रेसी इज़ यूएसए एंड वाइस वर्सा। हुआ ये कि बाइडेन ने वार्न किया था इसराइल को कि कुछ भी करना पर राफा की बॉम्बिंग मत करना, इस पर हम आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, और साथ में आर्म्स की सप्लाई भी नहीं करेंगे अगर आपने राफा की बॉम्बिंग की तो। मतलब बाइडेन ने राफा को रेड लाइन बनाया यूएसए और इसराइल के रिलेशन के लिए, बट बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया और जाकर बॉम्बिंग कर दी राफा की। इन रिस्पॉन्स यूएसए ने कुछ आर्म्स और एम्यूनिशंस के एक्सपोर्ट पे जो कि जा रहे थे इसराइल के लिए उनके ऊपर बैन लगाया, बट इस टाइम पे इसराइल के पास इनफ एम्यूनिशन है कि वो राफा की आराम से बॉम्बिंग कर सकते हैं। जब बॉम्बिंग हो गई राफा की और 45 का डेथ टोल निकला तो जर्नलिस्ट ने जाकर पूछा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, एज कि इसराइल ने आपके रेड लाइन को क्रॉस कर दिया और राफा को बॉम्ब कर दिया है। इन रिस्पॉन्स जो स्पोक्स पर्सन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बोलता है कि ये जो अटैक था इसराइल द्वारा ये कोई मेजर ग्राउंड अटैक नहीं था, तो इसे रेड लाइन क्रॉस होना नहीं मानेंगे और दोनों ही नेशंस के रिलेशंस में कोई भी इशू नहीं आएगा इसकी वजह से। मतलब कि 45 लोग मर गए और ये कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं है। अब बस ये वजह है कि यूएसए अपना B2 बॉम्बर दे दे इसराइल को और राफा की कारपेट बॉम्बिंग करवा दे वहाँ से, तब शायद कुछ मेजर ग्राउंड अटैक में काउंट हो यूएसए के लिए इसराइल का ये अटैक। अब यूएसए के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, वो चाहकर भी अब इसराइल का उतना खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकता। पर आप मुझसे बोल सकते हैं कि यूएसए ने तो इससे भी बड़े और बुरे काम किए हैं और कई बार इससे भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं यूएसए के खिलाफ, पर यूएसए ने कुछ नहीं किया। देखिए आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए यूएसए के खिलाफ वो यूएसए के बाहर हुए थे, कभी भी होम कंट्री यानी कि यूएसए के होमलैंड में इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। तो इस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है कि कैसे वो मैनेज कर पाएंगे इस प्रोटेस्ट को जो कि यूएस के अंदर ही हो रहा है।
अब इसराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, ऐस कि अब अक्टूबर 7 के बाद तो बेंजामिन नेतन्याहू ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी कि इसराइल हमास को ख़त्म कर देगा और बहुत कुछ बोला था, लेकिन आज 8 महीने हो चुके हैं और अब तक कुछ रिजल्ट निकला नहीं है, ना ही हॉस्टेज रिलीज़ हुए हैं। तो हॉस्टेज के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अलग से प्रेशर बना रहे हैं पीएम के ऊपर। साथ में इसराइल एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी ताकत है यानी कि इलेक्शंस, कई बार वही सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है डेमोक्रेसी की। मेरा मतलब ये है कि आज इसराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर हो जाए तो जो भी बातें बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले बोली थी हमास के खिलाफ में, उस चीज़ का इस्तेमाल करके जो अपोजिशन है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो उनके खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं इलेक्शंस के टाइम पे। इसीलिए इजरायली पीएम को कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखाना होगा कि ये इसराइल की विक्ट्री हुई इस वॉर में, वरना अगले इलेक्शन में उनकी हालत ठीक नहीं होगी और ये बात वो जानते हैं। उसके बाद इसराइल के सामने अब ये इशू आ रहा है कि अब काफ़ी सारे वर्ल्ड के नेशंस पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिए हैं। रिसेंट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कैसे आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने एक साथ ही पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया और सारे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। देखिए, इसराइल के इंटरेस्ट में हमेशा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड के नेशंस जो हैं वो पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज ना करें, ताकि जब चाहे तब इसराइल उनकी बॉम्बिंग या फिर उनके ऊपर अटैक कर सके। क्योंकि अगर यूएन समेत वर्ल्ड के सभी नेशंस ने पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया तो काफ़ी सारे सोवरेनिटी के राइट्स पैलेस्टाइन में इंजॉय करना लगेगा, जैसे कि आज बाकी के वर्ल्ड के नेशंस करते हैं, और ये इसराइल के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सारी बातों को नज़र में रखते हुए बाइडेन ने एक नया सीज़ फायर का प्लान दिया है जो कि कुछ सही दिख रहा है, जिसमें 3 मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला है कि सीज़ फायर होगा नो फायरिंग और बॉम्बिंग बाय एनी ऑफ द पार्टीज़, यानी कि इसराइल भी कुछ फायरिंग या बॉम्बिंग नहीं करेगा और जो हमास है वो भी कुछ फायरिंग नहीं करेगा। दूसरा है कि हॉस्टेज रिलीज़ के ऊपर बात किया जाएगा और उस टाइम पर भी कोई फायरिंग नहीं होगा किसी भी पार्टी के द्वारा। साथ ही में जितने भी हॉस्टेज हैं जो कि हमास के कैप्टिव में होते हुए मारे गए हैं, उन सब की बॉडीज़ को हमास रिटर्न करेगा इसराइल को, ताकि उनके रिचुअल्स कर सके इसराइली गवर्नमेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद थर्ड और मेन पॉइंट है कि गाज़ा में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है रोड्स का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, उन सब की रीडेवलपमेंट के लिए यूएन, यूएसए और इसराइल अपने तरफ से योगदान देंगे, यानी कि ये तीनों ही पार्टीज़ मिलकर एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे गाज़ा के ऊपर। ऐसी इतनी बॉम्बिंग हुई है गाज़ा स्ट्रिप की इतने टाइम से, जितने भी बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर थे हमास द्वारा बनाए हुए वहाँ पे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, चाहे वो रोड हो या स्कूल हो या कोई मेजर हॉस्पिटल हो। ऐसे हमने देखा था कि हॉस्पिटल से भी बॉम्बिंग हुई थी इसराइल के द्वारा, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसराइल की तरफ से इस प्लान को ओके कर दिया गया है। अब देखते हैं हमास मानता है कि नहीं, बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि इसराइल को जो भी करना था गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर इसराइल ने कर लिया और अपने हॉस्टेजेस को भी छुड़ाकर वापस ले आया और उसकी फोर्सेस भी प्रेजेंट रहेंगी इन द नेम ऑफ रीडेवलपमेंट गाज़ा स्ट्रिप के। ये यूएसए का ओल्ड टाइम क्लासिक प्लान है। यूएसए ने बहुत सारे नेशंस में ऐसा ही किया है, पहले उन देशों को बर्बाद करता था, फिर रीडेवलपमेंट के नाम पे उन देशों के अंदर अपनी फोर्सेस को सालों तक टिका के रखता था। चाहे एग्जांपल में आप अफगानिस्तान ले लें, इराक ले लें या फिर और कोई भी कंट्री ले लें, और जब अपना इंटरेस्ट पूरा हो जाए तो वहाँ से अपनी फोर्सेस को वापस बुला लें और उस कंट्री में एक रिग्ड इलेक्शन करवा के वहाँ पे किसी पार्टी को पावर में ला दे जो कि यूएसए के इंटरेस्ट का ध्यान रखते रहे उस कंट्री के अंदर, और लेटर अपनी फोर्सेस को बाहर निकाल ले वहाँ से। इसराइल भी इसलिए रेडी हुआ है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट के बाद में इलेक्शन करवाएंगे और किसी पार्टी को पावर में ला देंगे जो कि इसराइल के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी और उसको पपेट की तरह इसराइल गवर्नमेंट और यूएसए की गवर्नमेंट कंट्रोल करते रहेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। जो भी मेजर डेवलपमेंट होंगी उसमें एक वीडियो आ जाएगा डिटेल में, तो चैनल के साथ में आप कनेक्टेड रहिए। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही में वीडियो को शेयर करिए और अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में कमेंट कीजिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।